साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में बहुत महत्वपूर्ण 2 फरवरी के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। कल बजट का जो पेश हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से बजट पे केंद्रित क्वेश्चंस हैं 4-5, बाकी बजट पे हम अलग से लेक्चर लाएंगे। आइए साथियों देखते हैं आज का बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितना पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया। तो पहले क्या होता था कि भारतीय रेलवे का बजट अलग होता था और केंद्रीय बजट अलग होता था, लेकिन 2016 से 2016 से जो भाजपा सरकार ने क्या किया है, रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिलाया, केंद्रीय बजट में विलय कर दिया। तब से एक साथ पेश होता था। वैसे पहले रेलवे का अलग होता था क्योंकि बहुत बड़ा बजट होता है। तो इस बार रिकॉर्ड कितना 2.4 लाख करोड़ आवंटन हुआ है। लाख करोड़ का आवंटन का प्रस्ताव, आवंटन का प्रस्ताव। इसमें लगभग क्या किया गया कि 2023 में कि 75 वंदे मातरम ट्रेन जो है वो चलाने का प्रोग्राम है। 2023 में 75 वंदे मातरम ट्रेन चलाने का प्रस्ताव, है आपका इसमें। और 35 हाइड्रोजन ट्रेनें, 35 हाइड्रोजन ट्रेनें, क्योंकि अश्विनी वैष्णव ने जो किया था, रेल मंत्री ने एक घोषणा की थी दिसंबर 2023 तक हम हाइड्रोजन ट्रेन चलाएंगे। तो ये जो है ये प्रस्तुत की गई है। और क्या किया गया है, 100% विद्युतीकरण किया जाएगा, 100% विद्युतीकरण। ये कुछ खास बातें हैं, इसलिए इतना बड़ा बजट जो है, ये लाख करोड़ का बजट 2013-14 की तुलना में 9 गुना है, तुलना में 9 गुना। और पिछले साल जो लगभग 1.4 लाख करोड़ का बजट था, पिछले साल लगभग 1.4 लाख करोड़ का बजट था पिछले साल, मतलब 2021-22 कितना था, 14370 करोड़, जिसको आप 1.4 लाख करोड़ कह सकते हैं। ये बजट था। तो ये भारी भरकम बजट पेश किया गया रेलवे के लिए परिवहन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तिगत आयकर के संबंध में बजट में प्रमुख घोषणाएं की। व्यक्तिगत आय चाहे सर्विस वाला हो चाहे आपका बिजनेस वाला हो, सबके लिए आयकर जो भरा जाता है फरवरी में भरना होगा, 28 फरवरी के पहले। तो उसके लिए कुछ घोषणाएं की गई। इसकी मुख्य बात क्या कर दी गई है कि छूट की सीमा 7 लाख कर दी गई। छूट की सीमा 7 लाख, मतलब 7 लाख कर आय वालों को कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 7 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा है तो आपको उसका अच्छा खासा कर देना पड़ेगा। तो पुरानी न्याय व्यवस्था में जो है, और नई व्यवस्था में जो है, वर्तमान में कोई क्या है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। पुरानी व्यवस्था में 5 लाख तक, पुरानी व्यवस्था में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। टैक्स नहीं था आपका। और क्या किया गया है इसमें एक कुछ स्लैब निर्धारित कर दिए गए हैं। पहले 2.5 लाख तक छूट थी, कर का शून्य था, अब 3 लाख कर दी गई है। कर छूट की सीमा 3 लाख कर दी गई है। कर छूट की सीमा 3 लाख कर दी गई, पहले ये 2.5 लाख थी।
तो इस बेस पे स्लैब बनाई गई है। हर ढांचे का जो स्लैब संख्या पहले 7 थी, अब स्लैब संख्या 5 कर दी गई। स्लैब संख्या 5 हो गई। 5 कौन कौन सी है? जैसे 0 से 3 लाख तक 0 होगा, और 3 से 6 लाख, 3 से 6 लाख 5%। अगर आप 7 लाख की सीमा पार करते हैं तो ऐसे टैक्स आपको इस टाइप का टैक्स देना पड़ेगा। इतने 0 माना जाएगा, 3 से 6 तक 5% माना जाएगा, और 6 से 9 लाख 10% की दर से, और आपका 9 से 15 तक 9 से 12 सॉरी 9 से 12 ये आपका 15%, और 12 से 15 लाख तक, 15 लाख तक कितना आपका 20%। 12 से 15 लाख तक आपका 20%। 15 लाख के ऊपर अगर आय होगी, 15 लाख के ऊपर 30%। ये स्लैब निर्धारित कर दी गई है। तो ये स्लैब है, और टोटल क्या है कि 2 करोड़ से अगर ऊपर जिनकी आय है उनका जो सरचार्ज है वो 37% से घटा के 25% कर दिया गया है। 2 करोड़ के ऊपर सामान्य आदमी का होता ही नहीं। 2 करोड़ के ऊपर आय वालों को सरचार्ज, अगर आप पुरानी व्यवस्था लेंगे तभी आपको लाभ नहीं मिलेगा। सरचार्ज 37% से घटाकर 25% कर दिया गया। कर दिया जाने का प्रस्ताव किया गया है, कर दिया गया। इससे आपका उच्चतम जो रह गया, उच्चतम ये 42.4% था, अब वो 39% टैक्स रह गया है। उच्चतम टैक्स जो था पहले वो 42.74 था, अब 39%। तो अधिकतम कर कितना हो गया? अधिकतम कर 42.74 से घटकर 39% हो जाएगा। ये वाला जो था ये घटा के 25% कर देने से। लेकिन जो पुराना टैक्स लेंगे, पुरानी व्यवस्था लागू, उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, नई व्यवस्था में रह सकते हैं, पुरानी भी ले सकते हैं, लेकिन नई को एज ए डिफॉल्ट घोषित करने का भी प्रयास किया गया कि आगे जो है पुरानी व्यवस्था खत्म ही करने का इरादा है सरकार का। तो ये रही कुछ मुख्य बातें इसकी। अब आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार, ये भी बजट से संबंधित है हमारा, राजकोषीय नीति विवरण भी प्रस्तुत किया गया है। तो राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार जो है वित्त वर्ष 2022-23 में नॉमिनल जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जो हमारे चालू कीमतें पर होती हैं, करंट कीमतों पर होती हैं, और जो वास्तविक जीडीपी किस पर निकाली जाती है, गणना की जाती है, वो स्थिर मूल्यों पर निकाली जाती है। स्थिर मूल्य में निकाली मतलब किसी वर्ष को आधार मान करके उस पर उसकी गणना की जाती है वास्तविक जीडीपी की। और जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो क्या होगा? तो नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे। जीडीपी क्या होता है? चालू मतलब वर्तमान, मतलब मार्केट रेट, मार्केट भाव पर जीडीपी, मार्केट मूल्य पे जीडीपी। और वास्तविक जीडीपी क्या होती? जीडीपी क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है आपका, कुल घरेलू उत्पादन जिसको कहते हैं उसे जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वास्तविक जीडीपी स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर मतलब किसी वर्ष को आधार मान के वो मूल्य की गणना की जाती है, स्थिर मूल्यों पर जीडीपी होती है। तो नॉमिनल जीडीपी में 15.4% की वृद्धि का अनुमान है।
दर का अनुमान, ये अनुमान किया गया है। होता क्या है, ये जो पहले की तुलना में 8.7 था, वास्तविक जीडीपी कितनी थी 8.7 से अब कितना 7%, वास्तविक जीडीपी में 8.7% वृद्धि थी 2020-21 में। अब क्या अनुमान लगाया गया है आपका 22-23 में 7% रहने का अनुमान है, मतलब इसमें वृद्धि कुछ घटी है। और भारतीय कृषि जो है उसमें भारतीय कृषि के जो योगदान है, तो कृषि में जीडीपी का योगदान कृषि में 3.5% की वृद्धि, जीडीपी योगदान जो होता है कृषि का जो बहुत बड़ा रोल होता है कृषि का आपका। कृषि निर्यात $50.2 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। कृषि निर्यात $50.2 बिलियन का अनुमान, मतलब बढ़ोतरी ही दर्ज की गई। कुल उत्पादन जो है वो 1499 मिलियन टन अनुमानित है। कुल उत्पादन जो है मिलियन टन अनुमान ही लगाया जाता है, मिलियन टन अनुमानित है। तो पिछले 5 वर्षों में जो उद्योग क्षेत्र जो सर्वाधिक है, कुल उत्पादन जो इतने टन अनुमानित है 5 वर्षों में सर्वाधिक है। और उद्योग वृद्धि कितनी है, उद्योग से जीडीपी की वृद्धि कितनी 4.1%, सेवा क्षेत्र से 9.1%, इसका अनुमान लगाया गया है आपका। वास्तविक जीडीपी में निर्यात की जो भागीदारी है वो 22.7% का अनुमान है। निर्यात की भागीदारी 22.7 का अनुमान % का अनुमान है। तो ये जो मुख्य चीजें हैं जीडीपी की, राजकोषीय जो सर्वेक्षण जिसमें प्रस्तुत किया गया है, ये मुख्य बातें हैं उसकी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया गया। बजट से इतर कुछ चलते हैं आगे, बजट पे हम विस्तार से एक लेक्चर ले आएंगे, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। नहीं आज पढ़ाएं तो आप कहेंगे सर करंट अफेयर की जगह पूरा बजट ही पढ़ा दे रहे हैं, तो इसका अलग से क्वेश्चन हम आपको लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया गया। 1 फरवरी को मनाया गया, 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तट रक्षक दिवस। तो ये इसको स्थापना 1 फरवरी, क्योंकि स्थापना क्या होती, ये क्या होता है समुद्री तटों की सुरक्षा हेतु ये तटरक्षक की स्थापना हुई। स्थापना 1 फरवरी 1977 में हुई और संसद ने तटरक्षक दिवस मनाने का प्रस्ताव कब पारित किया 1978 में। मनाने का प्रस्ताव 1978 में पारित किया, तब से मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, तो इसका मतलब इसका 47वां, तो इस हिसाब से 47वां क्या था इसका दिवस था। कौन था ये जो था 47वां था, 47 तटरक्षक दिवस मनाया गया। वास्तव में इसकी मंजूरी संसद ने दी कब 1978 में, ये समझ लो 18 अगस्त 1900 में इसकी मंजूरी दी और 1 फरवरी 1977 में स्थापना हुई, तब से ये मनाया जा रहा है। तो तब से ये लगातार मनाया गया। तो 47 ये जो है आपका, पहले 97 में स्थापना हुई, फिर इसमें मनाया गया आपका 1978 में,
तो अब जो है, अब इसकी जो ये है आपका 47th जिसका इसका दिवस ये मनाया गया है। तो इसमें क्या, इसमें विशेष जोर दिया जा रहा है कि समुद्र तटों की सुरक्षा है तो कैसे किया जाता है, हम उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे डिजिटल सेवा ले सकते हैं, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है हमारा, तो उसके अंतर्गत हम कैसे कर सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत होता है, ये मंत्रालय तटरक्षक रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, के अंतर्गत काम करता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, मुख्यालय कहाँ है इसका, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया। तो ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया अभ्यास तोपची। मेन अभ्यास तोपची का अर्थ ही है तोपों की अपने कि कैसे असेंबल किया जाए, कैसे भारतीय स्वदेशी निर्माण किया जाए, उस पर विचार किया जा सकता है, अपनी टेक्नोलॉजी का एनालिसिस किया जाता है, तो ये मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र के एक जगह है देवलाली, देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में मनाया गया। महाराष्ट्र के देवलाली स्कूल ऑफ आर्टिलरी, आर्टिलरी में ये मनाया गया, स्कूल ऑफ आर्टिलरी में ये मनाया गया। तो इसमें जितने हमारी हैं तोपें, जैसे K9 वज्र है, धनुष है और आपका M77 तोप है, ये सब क्या भारतीय असेंबल है। K9 वज्र है, धनुष है, M आपका 777 है, ये सब तोपें कहाँ, तोप प्रणाली जो है भारत में असेंबल, भारतीय असेंबलिंग है, इसमें असेंबलिंग। ये जो इसके जो प्रमुख हैं वाइस एडमिरल पहले थे BA कामत थे, अब अय्यर जी हैं, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। तो ये वार्षिक मारक क्षमता जो है इसके उसमें मनाया जाता है अभ्यास तोपची, कि हमारी वार्षिक मारक क्षमता का एनालिसिस किया जाता है, वार्षिक मारक क्षमता का प्रदर्शन, मारक क्षमता का प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कहाँ, थोड़ा हट के अब आया क्वेश्चन, 1800 साल पुराना शहर खुदाई में कहाँ प्राप्त हुआ है। तो ये मिस्र में प्राप्त हुआ, पुरातत्वविदों ने कहाँ खोजा इसको, मिस्र में। मिस्र में इसमें क्या खास बात है कि कबूतरों के रहने के लिए भी इसमें मकान पाए गए हैं, कि कबूतर निर्माण में कबूतर बाड़ा समल अलग से बनाया जाता था। तो मिस्र के लक्सर में, मिस्र के लक्सर में, मिस्र के लक्सर में पुरातत्वविदों ने क्या किया, 1800 साल पुराना रोमन साम्राज्य का शहर खोज निकाला है, रोमन साम्राज्य का शहर खोज निकाला है। इसमें खास बात क्या है, कबूतरों के रहने के लिए भी घर पाए गए, कबूतरों के रहने के लिए घर पाए गए हैं, बर्तन रोमन साम्राज्य के, औजार, सिक्के मिले हैं, वह सिक्के प्राप्त हुए, पूरा बसा बसाया शहर मिला है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत अच्छी जानकारी है। तो मिस्र के लक्सर में ऐसा प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं साथियों, लाडली बहना योजना कहाँ शुरू की। तो MP सरकार ने महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत एक बहुत बढ़िया योजना, 60,000 करोड़ 5 साल में उनका बजट है इस पर खर्च करने का। तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के CM
शिवराज सिंह पाटिल ने इसकी घोषणा की है गौरव दिवस और नर्मदा दिवस के अवसर पर। तो किसने की? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना गरीब महिलाओं हेतु, गरीब महिलाओं टैक्स भोगी ना हो, पहली कंडीशन है। तो टैक्स भोगी होगी तो गरीब नहीं मानी जाती। महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी, कि आर्थिक सहायता। तो इसका बजट क्या रखा है इन्होंने? लाडली बहना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। बजट क्या रखा है? 5 साल के लिए 60,000 करोड़ रुपए। इससे लगभग 65%, लगभग 65% महिलाएं कुल आबादी की कवर होंगी, ये अनुमान लगाया गया है। तो ये महिला सशक्तिकरण की ओर बहुत बढ़िया कदम है मध्य प्रदेश सरकार का। तो 5 साल में इतना लेने का नर्मदा जयंती और गौरव दिवस के अवसर पे घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार के सीएम ने। 8th क्वेश्चन हमारा है कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य व पूर्व कानून मंत्री कौन जिनका हाल में निधन हो गया? अभी 31 जनवरी को इनका निधन हुआ है, 31 जनवरी 2023 को। शांति भूषण जी का, इनके पुत्र प्रशांत भूषण जो काफी चर्चा में रहते हैं, इन्हीं पुत्र हैं शांति भूषण। ये शांत थे, कम चर्चा में रहते थे। प्रशांत हैं तो प्रशांत महासागर जैसे चर्चा में रहते हैं। तो शांति भूषण 1977 से 1979 में कानून मंत्री रहे केंद्र सरकार के। 44वां संशोधन इन्होंने पेश किया, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, जो जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें इन्होंने पेश किया। और ये एससी के वरिष्ठ वकील और आपके जो नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी, तो उसमें संस्थापक सदस्य थे। 26 नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी, आप पार्टी जिसके मुखिया केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य। तो ये शांति भूषण कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया? किस फील्ड से संबंधित हो? तो वकील आता, पेशे से वकील थे। कानून मंत्री थे, तो आप करेंगे हाँ कानून मंत्री भी रहे। और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, स्टेटमेंट दे दिया, तो ये सभी सही माने जाएंगे। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। 9th क्वेश्चन हमारा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? तो ड्रग कंट्रोलर तो राजीव सिंह रघुवंशी जी को नियुक्त किया गया। डॉक्टर, नाम याद रखिए, राजीव सिंह रघुवंशी, यूपीएससी द्वारा नियुक्त किया गया, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। तो ये ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया होता क्या है? पहले यहाँ डॉक्टर बीसी सोमानी थे 2019 से। डॉक्टर बीसी सोमानी की जगह डॉक्टर बीसी सोमानी का स्थान लेंगे, सोमानी की जगह इनको नियुक्त किया है। ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया काम क्या करता है? ये आपका केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत? केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के अंतर्गत कार्य करता है।
मतलब दवाइयों को उत्पादन, उसकी बिक्री, उसका आयात, ये सब उसके कंट्रोल में होता है। तो दवाओं के लिए आयात है, बिक्री है, उत्पादन है, मानक मंजूरी है, नैदानिक परीक्षण है, इसका सबका अधिकार इसको होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को। तो बहुत बड़ी ये जो नियुक्ति है, इसलिए हमने कहा आपके क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अब क्या होगी? तो अब विशाखा। अभी तक आप पढ़ते रहे हैं अमरावती, तो अमरावती नहीं होगी, अमरावती की जगह क्या होगी? जगह विशाखापट्टनम होगी, विशाखापट्टनम होगी। पहले क्या थी? ये राजधानी रखने का आपका कार्यपालिका की राजधानी यही रखने का विचार था अमरावती, लेकिन वहाँ पे एससी ने इसको खारिज कर दिया। 3 राजधानी बनाने का प्रावधान था, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने पर था प्रस्ताव, इसको विधायिका की और कार्यपालिका की, इसको अमरावती की। लेकिन अब मुख्य राजधानी का विशाखापट्टनम होगी। क्यों होगी? क्योंकि एससी ने उसको खारिज कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से भूमि विवाद आ गए। बहुत सी जगह ली जाती ना बनाने के लिए, डेवलप के, तो वहाँ से भूमि विवाद इतने आ गए कि उसका निस्तारण इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो 9 साल बाद अब ये उसके गठन के, तो ये अमरावती के गठन के बाद अब ये घोषणा की गई विशाखापट्टनम इसकी राजधानी होगी। तो ये आप समझ लीजिए, आप अपने में क्या कर लीजिए, एडिट कर लीजिए कि अब अमरावती नहीं कही जाएगी, आपकी आंध्र प्रदेश राजधानी विशाखापट्टनम की जाएगी। तो साथियों, ये रहे हमारे आज के 10 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप डेली हमारे साथ करंट अफेयर बने रहिए आधे घंटे तक, और डिटेल करंट अफेयर होता है। हम क्वेश्चन का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन का निकलता है। तो आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब आते हैं तो आप हल कर सकते हैं जिसको, तो अब 1 लाइनर वाला काम खत्म हो गया है। तो इस जब तक आपको सब पूरा डेप्थ नहीं मालूम तब तक आप उसको नहीं कर पाते हैं, गलत हो जाता है। इसलिए चाहे आप यूपीएससी दीजिए, चाहे यूपीपीएससी दीजिए, चाहे जो एग्जाम दीजिए, हर एक एग्जाम के लिए करंट अफेयर का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप हमारा अगर करंट अफेयर लगातार देख रहे हैं तो निश्चित है एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। साथियों मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, कैलिबर की सहायता से अपने सपनों की उड़ान भरिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, यही हमारी शुभकामनाएं। साथियों मेरा अच्छा लगे लेक्चर तो प्लीज़ शेयर करिए, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको जैसे वीडियो बने लेक्चर मिल जाए, आप उसका तुरंत लाभ उठा सकें। जय हिंद साथियों।